पटाखे की चपेट में आकर गई मासूम की आंखों की रोशनी। सीसीटीवी में कैद हुई सारी घटना, पुलिस कर रही है छानबीन। पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर गाय और भैंसों से लोग परेशान, निगम की तरफ से नहीं की जा रही है कोई कार्यवाही। श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना, दूधियों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही। रामलीला में इस बार 3 नहीं बल्कि जलाए जाएंगे 4 पुतले। सनातन विरोधियों का होगा चौथा पुतला। साउंड इफेक्ट के माध्यम से होगा रावण दहन। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में 40 लाख की ठगी का आरोपी उनका एक पुराना जानकार। पेट्रोल पंप लाइसेंस दिलवाने के नाम पर ऐंठी रकम। प्रीत विहार में जुआ खेलते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। बामन प्लेइंग कार्ड और 4,850 नगद बरामद। मुखबिर से प्राप्त हुई थी गुप्त सूचना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली में नमाज पढ़कर घर लौट रहा एक मासूम पटाखे की चपेट में आकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह पैदल घर लौट रहा था तो रास्ते में किसी ने पटाखा फोड़ दिया। पटाखा फूटने के बाद बारूद मासूम की दाहिनी आंख में जा लगा। परिजन घायल बच्चे को लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे की आंख का ऑपरेशन हुआ। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। पूरी घटना इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस संबंध में विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरतने और जीवन को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। शास्त्री पार्क पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सर, घटना ये है कि संडे का दिन था, नहीं तो बच्चे का तो ट्यूशन का टाइम होता है। तो संडे के दिन नमाज़ पढ़ के, इशा की नमाज़ होती है हमारे वहाँ 8 बजे, नमाज़ पढ़ के बच्चा घर आ रहा था। तो वहाँ रास्ते में साइकिल की दुकान के पास किसी ने पटाखा जलाया और एकदम पास में पहुँच गया। तो लोग बता रहे हैं पटाखा पटाखा, तब तक उसका जो है फटके डायरेक्ट उसके आँख में और चेहरे पे लग गया, जिसकी वजह से आँख का एम्स में ऑपरेशन हुआ। और डॉक्टर का तो कहना है कि रोशनी नहीं आएगी, बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। पुलिस की कार्रवाई को तो कुछ नहीं, पहले तो जब हमें सूचना जैसे मिली, हम भी नमाज़ पढ़ के इधर से आ रहे थे तो मेरा बच्चा नीचे ही मिल गया। घर तो लाए ही नहीं, हम बाहर से लेके डायरेक्ट पहले एक क्लिनिक पे पहुँचे तो वहाँ पे हल्का फुल्का साफ़ सफाई, लेकिन एक मामला इतना गंभीर था कि उन्होंने तुरंत कहा कि गुरु नानक जाइए या एम्स जाइए। तो एम्स का नाम गुरु नानक, चूँकि इतना आइडिया नहीं, कभी ऐसा पड़ा नहीं, तो डायरेक्ट सीधा हम एम्स लेके गए, क्योंकि एम्स तो भाई हर मामले में बेहतर लोग बताते हैं। तो एम्स में जहाँ पे इलाज चल रहा था वहाँ से MLC हुई, तो वहाँ से इन्फॉर्म करके पुलिस, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म हुआ तो पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया। बार वो 2 बार वहाँ एम्स में भी आए, लेकिन चूँकि बच्चे की हालत इतनी गंभीर थी कि वो बच्चा बयान नहीं दे पा रहा था। लड़के की आंख में चोट लग चुकी थी। जब हम घर से निकल गया उसकी आंख में चोट लग चुकी थी। उसके बाद में जब हम देखा यहाँ पे खड़े होकर, जब भी चले गए वो, हमें तो इतना ही पता है भाई, भीड़ लग गई थी जब हम भाई। उसके मामले में तो हम ही से ही पूछताछ हुई, हमारे पड़ोसी से पूछताछ हुई कि भाई कैसे क्या हुआ था। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह सड़कों पर टहलती या बैठी गाय और भैंसें नजर आती रहती हैं, जो कि सड़क तो जाम करती ही हैं, साथ ही जो लोग सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं या फिर पैदल चलते हैं उनकी काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन निगम की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि इन आवारा पशुओं से लोगों को राहत मिल सके। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने कृष्णानगर के पार्षद संदीप कपूर से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार मेयर के सामने ये बात रखी गई है, लेकिन इसके लिए ना ही कोई फंड मुहैया करवाया गया है और गायों को पकड़ने के लिए गाड़ियां भी नहीं बढ़ाई गई हैं। वहीं पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि इन दूधियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, जो कि अपनी गायों को दूध निकालने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं और जो इन पशुओं को सड़क से हटाने का काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पशु पालन वालों पर भी केवल लिखित में नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, ये जो आवारा पशुओं और ख़ासकर कुत्तों की समस्या पिछले 1-1.5 साल से कुछ ज़्यादा हो गई है और इस पे लगातार हम हाउस में आवाज़ उठाते रहे। मैंने व्यक्तिगत तौर पे जब बजट सेशन था तो मैंने मेयर से निवेदन किया था कि ये जो बजट है, जो 15 करोड़ पूरे साल का है, इसे कम से कम डबल किया जाए, क्योंकि इस समय हमें सड़कों से इन पशुओं को उठाकर गौशालाओं में भेजना है। गौशालाएं बंद कर दी थी दिल्ली सरकार ने, क्योंकि निगम उठाकर इन सभी पशुओं को दिल्ली सरकार की गौशाला में भेजता है।
और दिल्ली सरकार की गौशालाएं बढ़ नहीं रही। अगर पूर्वी दिल्ली से कोई भी पशु उठाया जाता है उसे नरेला भेजा जाता है। अब आप सोचिए कि कब यहाँ से पशु उठेंगे, कब नरेला जाएंगे, कब वहाँ जमा करवा के आएंगे, इसलिए बहुत डिले हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के अंदर कम से कम 2-3 गौशालाएं खुलनी चाहिए जहाँ पशुओं को जमा कराया जा सके। पूर्वी दिल्ली की अगर बात करो, शादरा साउथ और नॉर्थ, उसमें सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या में आवारा पशु हैं लेकिन सिर्फ 2 गाड़ियां हो नहीं सकती। हमने बोला है कि कम से कम 3 गाड़ियां हो जो लगातार इन पशुओं को सड़कों से उठाकर गौशाला में दे, क्योंकि आवारा पशुओं की सड़क पर घूमने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और ये क्षेत्र है, चाहे झील सब्जी मंडी हो, चाहे कृष्णानगर हो, चाहे घोंडली हो, चाहे चंद्रनगर स्कूल हो, चाहे शादे की सब्जी मंडी हो, आवारा पशु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे वहां पे चलने वालों का निकलना बड़ा दुर्भर हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, मैं उस याचिकाकर्ता का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने चिंता करते हुए ये याचिका डाली। उन्होंने टिप्पणी की है कि आवारा पशु जो घूमते हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। केवल लिखने से काम नहीं होगा, इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी भी लोकेलिटी में जाएं, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है गाय भैंसें जो कि सड़कों के बीच में बैठी होती हैं, ट्रैफिक जाम करती हैं, कंजेशन करती हैं, लोगों को परेशानी होती है और साथ के साथ गोबर वगैरह करके कचरा भी फैलाती हैं। तो मुझे लगता है सरकार को और एमसीडी को सख्त कदम उठाने चाहिए और इस तरह के जो हालात हैं इनको बनने से रोकना चाहिए। ये जो गाय भैंसें हैं, अगर ये किसी की नहीं है तो इनको तरीके के साथ किसी गौशाला में। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने 3 रामलीलाओं का जायजा लिया, जहां पर भव्य रामलीला विवेक विहार कोषाध्यक्ष हरीश गर्ग ने बताया कि हर साल की तरह इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होगी और हमने इस बार 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की हुई है। बालाजी रामलीला के प्रधान भगवत रस्तोगी ने बताया कि दशहरे को लेकर उनकी पूरी तैयारी है और बड़ी धूमधाम से वह दशहरे को मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का जो ढांचा तैयार किया जा रहा है उनकी लंबाई 75, 70 और 65 फीट होगी। श्री बालाजी रामलीला के प्रधान रमेश शर्मा पिल्लू ने बताया कि हम 3 नहीं बल्कि 4 पुतलों का दहन करेंगे, जिसमें चौथा पुतला सनातन विरोधियों का पुतला होगा जिसकी लंबाई 40 फीट होगी। साथ ही तीनों ही रामलीलाओं से ये ही बताया गया है कि इस बार साउंड इफेक्ट के माध्यम से ही रावण दहन किया जाएगा। जो रामलीला दशहरा हम उत्सव मनाने जा रहे हैं उसका हमने जो प्रबंध किया है बहुत ही उत्साहवर्धक और हाइजीनिक करने की कोशिश करी गई है। उसमें रावण के जो पुतले हैं वो हमारे 60 फुट, 65 फुट और 70 फुट के हिसाब से बनाए गए हैं और प्रबंध का हिसाब ऐसा है कि रामलीला के लिए जो भी हमें उचित प्रबंध कर सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से और दर्शकों को बैठने की दृष्टि से मोटा मोटी 5,000 से ऊपर की हमने सीटिंग करी है और जिसको हम दशहरे वाले दिन और बढ़ाने जा रहे हैं। करीबन ये 7,000 सीटिंग तक होने की उम्मीद है। हमारा रावण का जो पुतला है वो 75 फुट का रहेगा और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो 70 का और मेघनाथ का 65 का पुतला रहेगा। इसके साथ रामलीला 3 दिन की होगी। पहले संपूर्ण रामलीला होगी, उसमें राम रावण युद्ध को छोड़ देंगे, जिसमें ताड़का दहन भी होगी और लंका दहन भी होगी। ऐसा मन मोहने वाली रामलीला का मंचन होगा। दूसरे दिन दशहरा महोत्सव पर राम रावण युद्ध होगा, रावण वध होगा। सबसे पहले तो ये समाज के धर्म प्रेमी बंधुओं को ये कहा गया है कि भाई आप समय से पहले आ जाएंगे तो आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और कमेटी ने ये तय किया है कि पहले आओ पहले पाओ। उस दिन पास सिर्फ और सिर्फ मुख्य अतिथि के जो है वैलिड रहेंगे, बाकी सब पास जो है नॉर्मल फ्री माने जाएंगे। कमेटी ने योजना बनाई है कि इस बार जो है सनातन विरोधियों का भी पुतला जो है हम लोग फूकेंगे। ईस्ट दिल्ली के प्रीत विहार से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का आरोपी उनका एक पुराना जानकार है। आरोपी ने पेट्रोल पंप लाइसेंस दिलवाने के नाम पर रकम ऐंठी और फिर बाद में बदनाम करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने महिला के बयान पर धोखाधड़ी संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित महिला गुड़गांव में रहती है। वह पिछले 10 वर्षों से गाजियाबाद में रहने वाले सचिन चंद्रा को जानती है। वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करता है। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थे। सचिन ने दावा किया कि उसके अपने ऑफिस के बड़े लोगों से अच्छे संबंध हैं, इसीलिए वह उनके नाम पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस जारी करवा सकता है। हालांकि उसने कहा कि इसके लिए 40 लाख रुपए का खर्चा होगा। सुमन का विश्वास जीतने के लिए सचिन ने पुराने संबंधों का हवाला दिया और सुमन को ब्लैंक चेक देने का भी दावा किया। प्रीत विहार इलाके में आईओसी का ऑफिस है। उसने कई बार सुमन को वहां मिलने के लिए बुलाया और उसी दौरान
कई बार में महिला से 40 लाख रुपए ले लिए, लेकिन इतने पैसे लेने के बाद भी उसने लाइसेंस नहीं दिया। पहले तो वह टाल मटोल करता रहा और फिर उसने सुमन का फोन उठाना बंद कर दिया। जब सुमन ने लाइसेंस बनाने का दबाव बनाया तो आरोपी उन्हें बदनाम करने की धमकी देने लगा। हारकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। सोमवार को केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रीत विहार पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 52 प्लेइंग कार्ड और 4,850 रुपए भी बरामद हुए हैं। थाना प्रीत विहार इलाके में जुआ खेलने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। जानकारी को आगे बढ़ाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा करके अपराधियों को पकड़ने के लिए एसएचओ हीरालाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद मुखबिर के कहने पर सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार के पास झुग्गी राधू प्लेस में छापा मारा गया और 2 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान इरशाद और साबिर के रूप में हुई है। थाना प्रीत विहार ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि पहले भी जुआ खेलते थे। दोनों अशिक्षित हैं, आसानी से पैसा कमाने के लिए जुए में लिप्त थे। मामले में आगे की जांच जारी है। प्रीत विहार स्थित ए ब्लॉक हर्बल पार्क से मंडावली चौक की ओर जाने वाली सड़क बार बार टूट रही है। इस सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट की अंडरग्राउंड लाइन है जो कि बार बार टूट जाती है, जिसकी वजह से कई लीटर पानी सड़क पर यूं ही फैला रहता है, जिसकी वजह से सड़क और भी कमजोर हो रही है। साथ ही स्थानीय निवासी बताते हैं कि सालों से सड़क पर पानी फैला रहता है। उसके बाद मरम्मत भी की गई, लेकिन फिर भी ये सड़क दोबारा टूट गई है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हैं। देखो, ये 3 साल से जो है यहाँ पे जल बोर्ड की अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, प्लांट वाली है, ये बार बार फट जाती है, लीक हो जाती है और इससे पानी ऊपर निकल के सड़क पर फैल जाता है। तो उससे पानी बर्बाद हो रहा है और सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। लोग बागों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। एक तो आसानी से जल बोर्ड वाले आते नहीं यहाँ पे, प्लांट वाले शिकायत देने पे, और अब आ भी जाएंगे तो उसी लाइन की फिर दोबारा से मरम्मत कर देगा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। या फिर पानी का प्रेशर पड़ेगा या फिर टूट जाएगी। तो इस लाइन को ना बदला जाए, चेंज किया जाए, तभी इसका प्रॉपर समाधान हो सकता है। 8-9 साल हो गए इसे करते हुए जी, 8-9 साल से ऐसी है ये पूरी। ये यहाँ से मंडावली से प्रीत विहार निकलती है। ये पानी कभी बारिश में तो बहुत ज़्यादा भर जाता है, अभी फ़िलहाल तो ये हल्का ही है। सड़क ऐसे बैठे लेकिन पानी की वजह से ख़राब हो जाती है हमेशा ये मैम हर बार का किस्सा है। हर 3-4 महीने बाद ये खुद पानी रिसना चालू हो जाता है। यहाँ पर खुदाई करी जाती है बार बार, फिर रिपेयर करके जाते हैं, फिर हो जाता है। हाँ जी, काफ़ी बार कर चुके हैं, मगर फिर भी यही दिक्कत आती है हर बार यहाँ पर। हाँ जी, खुदाई करी जाती है, कई कितने बंदे गिर जाते हैं गड्ढे के कारण। हाँ, बहता तो साफ ही है, पर परेशानी तो है। लाइन खोदते रहे तीसरे दिन है जी, ना पानी की पर सुविधा कुछ, बहता ही रहे। सारे मामा भर जावे, पुड़िया के नीचे ढेर पानी भर जा। हाँ, लिकड़ने बढ़ने को भी परेशानी। उर्मिला फाउंडेशन की तरफ से आधार कार्ड और वोटर आईडी का शिविर आयोजन किया गया, जो कि 21 अक्टूबर यानी आज से 22 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक AGCR समुदाय भवन में हो रहा है। मृदुल रस्तोगी ने अपने फाउंडेशन के बारे में बताते हुए कहा कि यह फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया है। जिस प्रकार महिलाओं को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको खत्म करना ही मेरा काम है। यह आधार कार्ड कैंप मैंने इसीलिए लगवाया है। कई महिलाएं अपने निजी व्यवसाय को लेकर आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड के लिए नहीं जा पाती, तो यह शिविर उनके लिए लाभदायक होगा। साथ ही सुनिए कि NGO की अध्यक्ष मृदुला रस्तोगी ने क्या कहा। ये उर्मिल फाउंडेशन जो है अभी 1 साल नहीं हुआ है इसको पूरा बने हुए, और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने बनाया है। इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे ही जो है बहुत ज़्यादा सेवा के कार्य कर चुके हैं। इसमें हमने सामूहिक विवाह कराया था, अभी 14 अप्रैल को फिर करवाने जा रहे हैं सामूहिक विवाह। और हम इसमें महिलाओं के लिए उनको हम सहयोग के लिए कार्य करते हैं सारे। अभी एक हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है विवेकानंद स्कूल के साथ में जो झुग्गियाँ हैं, उसमें हमारा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। करीब 20 दिन लगेंगे उसमें। और हमारे और जो कार्यक्रम है वो हम रखते हैं, जैसे आधार कार्ड का कैंप इसलिए लगाते हैं कि महिलाओं को दिक्कत होती है घर से दूर जाके आधार कार्ड को बनवाने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए और सबके लिए ज़रूरत हुई, छोटे छोटे बच्चों के बनते हैं नए आधार कार्ड। इसलिए मैं जगह जगह पर समय समय पर आधार कार्ड का कैंप हम लोग लगाते रहते हैं। मैं वोटर ID बनवाने आया हूँ, तो उसके लिए मुझे एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो उसमें LIC या फिर बिजली का बिल मांगा है मुझसे, और एक नाम के साथ एड्रेस प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड चल सकता है, कुछ भी चल सकता है। अधिकतर फॉर्म तो आपके करेक्शन के आ रहे हैं, जिसमें जैसे हो गया बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट। गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे का 5 साल से पहले आधार कार्ड बना है, यानी उसकी उम्र 5 साल से कम है, तो 5 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट कराना मैंडेटरी हो जाता है। और 15 साल के बाद 2 स्लैब होते हैं। और मोस्टली लोगों के एड्रेस हैं, क्योंकि एड्रेस लोग हमेशा चेंज करते रहते हैं। उनका एक फिक्स ज़्यादातर दिल्ली में रहने वाले निवासी यहाँ के नहीं है, वो आपके रेंट पे रहते हैं। सर, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बायोमेट्रिक अपडेट के चार्ज आपके 100 रुपीज़ है और डेमोग्राफिक अपडेट के 50।
दिल्ली में जल्द ही प्रीमियम बसें चलनी शुरू हो जाएंगी, जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दी है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि ये सभी बसें एयर कंडीशनर बसें होंगी, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से भी लैस होंगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इनका किराया भी डीटीसी की बसों से ज्यादा रखा जाएगा। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से ये जानना चाहा कि इन प्रीमियम बसों से क्या फायदा होगा, तो उन्होंने बताया कि ये बसें अगर सुचारू रूप से चली और इनकी सर्विस लोगों को अच्छी मिली तो लोग अपनी गाड़ियों को चलाना कम करेंगे और इन्हीं बसों से ट्रैवल करेंगे, जिससे ट्रैफिक में काफी राहत मिलेगी। वहीं किराया भी अगर वाजिब हो गया तो लोग और अधिक इन प्रीमियम बसों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि प्रीमियम बसेस चलाएंगे, जो बैटरी वाली इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इसमें बहुत सहूलियत मिलेगी, अपना एसी वगैरह भी रहेगा और बहुत जल्दी मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस में, लॉन्ग डिस्टेंस में काम करेंगी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है। एक ये डीटीसी की जैसे और बसेस चल रही हैं, इसको देखते हुए अच्छा फैसला है कि प्रीमियम सर्विस है। थोड़ा सा किराया ज़्यादा होगा लेकिन प्रीमियम होगा। इसका एक फ़ायदा और है कि मेरे ख्याल से लगता है जो लोग जो गाड़ी लेके सड़कों पे निकलते हैं, अपनी गाड़ी छोड़ के वो इस प्रीमियम बसेस पे सफ़र करेंगे, क्योंकि जब सर्विस अच्छी होगी, बस अच्छी होगी, बैठने को सीट मिलेगी, एसी होगा, तो लोग अपनी गाड़ी लेके क्यों जाएंगे, तो सड़कों पर ट्रैफिक का फ़र्क पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा शुरू की है, ये बहुत अच्छी बात है। यात्रियों को इससे बहुत सहूलियत मिलेगी, लेकिन इन्होंने इसका किराया इतना ज़्यादा रखा है कि हम दिल्ली वासी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये बसें चलानी है तो इसका किराया कम करना पड़ेगा इनको। और दूसरी बात, जो हमारी दिल्ली में माँ बहनें यात्रा फ्री करती हैं डीटीसी बसों में, इन बसों में भी इनको ये यात्रा फ्री करनी चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो प्रीमियम नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं उसका हम स्वागत करते हैं। इससे प्राइवेट वाहनों का जो जोर है सड़कों पे कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत होगी। और हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाएं, जिससे हम उसे इस्तेमाल कर सकें और पोल्यूशन। शकरपुर के बाहर मेन रोड पर काफी लंबे समय से सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे थे। उपाध्याय ब्लॉक ए, ब्लॉक शकरपुर और कई ऐसी कॉलोनियों का कनेक्शन इस सीवर में आकर जुड़ता है और इसके ठीक तरह से काम न करने की वजह से इन सभी कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो हो जाता था। कई बार शिकायतें की गई, जिसके बाद अब यहाँ काम की शुरुआत की गई है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि अब सीवर की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही स्थानीय निवासी यही चाहते हैं कि ये काम शुरू तो हो गया है, अब इस काम को जल्द पूरा किया जाए। ये बहुत भारी समस्या थी, बड़ी समस्या पूर्व की सरकार थी शीला दीक्षित जी की। डॉक्टर वालिया जी प्रोजेक्ट लेकर आए थे कि जी एक बड़ी लाइन को मिलाना था, जिसकी वजह से ये पानी जो है सीवर का स्मूथली चला जाया करता, लेकिन उस समस्या को ठंडे बस्ते में डाल दिया तत्कालीन सरकार ने, पिछली जो सरकार थी। अब ये फिर से उस योजना को लाए और ये लाइन जोड़ी जा रही है। हमने तमाम माध्यमों से कन्फेडरेशन के NCR RWA ईस्ट दिल्ली चैप्टर हमारी RWA, उसके माध्यम से हमने LG, माननीय मुख्यमंत्री, सांसद और तमाम जो जल बोर्ड की संस्थाएं, सब पर शिकायतें की, तब जाकर अब ये काम स्टार्ट हो पाया है। ये शकरपुर की जो समस्या थी काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसके बारे कॉन्फेडरेशन की तरफ से हमने MLA साहब को भी लेटर दिया, दिल्ली जल बोर्ड को भी कांटेक्ट किया, सभी अधिकारियों से इस बारे में बात की, मगर इसका हल नहीं हो रहा था। मगर अब जाके इसका निष्कर्ष निकला है MLA साहब के द्वारा। यहाँ से जो लाइन है शकरपुर की, उसे मेन लाइन को बड़ी लाइन में डाला जा रहा है और उसे इससे शकरपुर आई थिंक सो 70-80% जो शकरपुर का जो सीवर की समस्या वो हल हो जाएगी। नहीं, अब हम ये चाहेंगे कि MLA साहब या यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं वो इस चीज़ के लिए पीछे लग के जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा कराएं। ये ना हो कि ये काम फिर वही जैसे विकास मार्ग का लटक गया था और ये काम लटक जाए। ये काम लटकना नहीं चाहिए, इसे जितनी जल्दी से जल्दी हो इसे पूरा करवाया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा था शकरपुर के वासियों को, और अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये शुरुआत हुई है इस काम की, तो शायद हो सकता है कोई निजात मिल जाए। बाकी बहुत परेशानी है, हर गली के अंदर इस सीवर का पानी बाहर बह रहा है, निकला पड़ा है, दुनिया बहुत परेशान हो रही है आज की तारीख में। पूर्वी दिल्ली के भव्य रामलीला में आज से भीड़ बढ़ गई, क्योंकि बच्चों की 3 दिन की छुट्टियां हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग आज रामलीला देखने आ रहे हैं। भव्य रामलीला के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि आज से भीड़ बढ़ गई क्योंकि बच्चों की 3 दिन की छुट्टियां हैं, जिस वजह से पंडाल में काफी भीड़ है। और उनका यह भी कहना है कि हमें इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, जिसके लिए हमने विशेष तौर पर प्रबंध किए हैं। देखिए, आज जो शुरू होने वाला है वो शबरी से शुरू होगा। शबरी मिलन होगा राम जी से, जो कि उनको बताएंगे वो किस दिशा में जाएं, और उसके बाद जो है लंका दहन होगा हनुमान जी की आज आरती के साथ। बहुत अच्छा दृश्य होने वाला है। मैं तो आपको सबको गुजारिश करूंगा कि आकर इस रामलीला का उत्साहपूर्वक बिल्कुल दिखाई जाएगी, क्योंकि ड्रोन के तरीके से हम हमेशा दिखाते आए हैं
लंका दहन को ड्रोन से दिखाते हैं और सामने स्क्रीन पे चलता है हमारी, और वो बहुत सुंदर दृश्य होता है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका दहन करके तो वो बहुत दृश्य देखने का होता है, बहुत अच्छा दृश्य होता है जी। देखिए इस समय तो मेरे को लगता है कि 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ आ रहे हैं, जो मुझे लगता है, और शायद आंकड़ा ज़्यादा ही जा सकता है, कम नहीं हो सकता। और आने वाले समय में जैसे आज देखो, आज शनिवार है और श्राद्ध जो है, ये जो नवरात्रे जो है ख़त्म होने वाले हैं, श्राद्धी नवरात्रे जो ख़त्म होने वाले हैं, उस पर देखिए बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी अब 3 दिन की। जो बच्चों का माहौल था वो स्कूल जाते थे, जो आज से वो उनकी छुट्टियां हो गई हैं और आगे दशहरे तक की छुट्टियां होने वाली हैं, तो बहुत रश होने वाला है। शायद हमें लगता है कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना रश हो रहा है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।